मूवी की शुरुआत होती है कोरिया के एक हाई स्कूल में, जहाँ पर सब लोग छुट्टी करके घर वापस जा चुके थे, लेकिन ये लड़की शाम होने तक भी इसी स्कूल में ही रुकी हुई थी। बेचारी दिखने में काफी ज्यादा दुखी लग रही होती है और तो और वो पागलों की तरह दीवार पर अजीब तरह के सिंबल्स बना रही थी। जब उसका सिंबल्स बनाना खत्म हो गया तो उसने अपने फोन का सेल्फी कैमरा ऑन किया। वो कैमरा एक खास तरह के ऐप का ही कैमरा था, जिस ऐप में आप जो कुछ भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। चाहे आप दुनिया की सारी दौलत मांग लो या फिर सारी की सारी दुनिया ही मांग लो, वो आपको टाइम आने पर मिल जाएगी, लेकिन उसकी आपको एक बहुत ही अजीब और बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमने देखा उस लड़की को जो कैमरा के अंदर कहती है, मेरा नाम है यूमिको, मैं 22 साल की हूँ और मैं दुनिया के कोई भी रंग नहीं देख सकती, यानी मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, जिससे मैं दुनिया का कोई भी कलर नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि मुझे अभी की अभी दुनिया के सारे रंग दिखने लग जाएं। इसके बाद यूमिको अपनी विश पूरी करके ऐप को बंद कर देती है और अगले ही पल उसे दुनिया के सारे रंग दिखने लगते हैं, जिसे देखकर यूमिको बहुत ज्यादा खुश हुई। लेकिन अगले ही पल यूमिको ने अपनी जेब में से तेज धार ब्लेड निकाला, जिसे पलक झपकते ही उसने अपने गले पर चला दिया और बेचारी यूमिको तड़प तड़प कर मारी जाती है। ये ऐप किस तरह वर्क करता है और किस तरह लोगों को अपना शिकार बनाता है, इसके बारे में हमें आगे चल के पता चलता जाएगा। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं नायरोबी नाम की एक लड़की को, जो पढ़ने में ज्यादा स्मार्ट तो नहीं थी लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत आगे होती है। वो जिस बिल्डिंग में रहती है उसी बिल्डिंग के अंदर किम ग्यून नाम का एक लड़का भी रहता है। किम ग्यून उसी का क्लास फेलो है और वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उन दोनों के ये रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं पता। हर सुबह की तरह आज भी नायरोबी ने किम ग्यून को मैसेज किया और किम ग्यून आज हर रोज की तरह लेट था, इसलिए किम ग्यून भागता भागता नायरोबी के पास आया और वो नायरोबी से लेट आने के लिए सॉरी बोलता है, मगर नायरोबी ने आज उस पर गुस्सा होने की बजाय किम ग्यून को किस कर दिया। नायरोबी का ये बिहेवियर देखकर किम ग्यून बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अभी उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो स्कूल की ओर निकल जाते हैं। तभी रोड पर हमारी नजर पड़ती है ह्यूंजू नाम की उन्हीं की एक क्लासमेट पर, जो सबसे छुपकर किम ग्यून को पसंद किया करती थी। किम ग्यून जब भी उसके सामने आता तो वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती। वो किम ग्यून को इतना पसंद किया करती है कि स्कूल से 1 किलोमीटर दूर ही जेब्रा क्रॉसिंग पर जब उसने किम ग्यून को देखा तो ह्यूंजा तुरंत ही अपनी गाड़ी से निकल जाती है ताकि वो किम ग्यून के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन किम ग्यून को नहीं पता कि ह्यूंजा उसे सीक्रेटली पसंद करती है। ह्यूंजा ने अपनी लिपस्टिक ठीक की, बालों को संवारा और अपने मेकअप को देखकर किम ग्यून और नायरोबी के पास आ जाती है, क्योंकि आज वो किम ग्यून को अपने दिल की बात बताने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से चोई आ गया, जो उन तीनों का बचपन का दोस्त था, जिसके आने की वजह से ह्यूंजा अपने दिल की बात किम ग्यून से नहीं कह पाई। चोई उन तीनों को बताता है, आज जो होने वाला है तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन तुम अब मुझसे पूछकर मजाक किड़किड़ा मत करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। चोई की ये बातें सुनकर ह्यूंजा को गुस्सा आ जाता है और वो चोई को बहुत बुरा भला सुना देती है, मगर चोई उनकी बातों का जरा सा भी बुरा नहीं मनाता था। और तभी माहौल को ठंडा करने के लिए किम ग्यून चोई के साथ खेलने लगता है। फिर सभी लोग क्लासरूम में आ गए, लेकिन ह्यूंजा बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि आज भी वो किम ग्यून से अपने दिल की बात नहीं कह पाती। तभी क्लास में हम उन चारों का एक 5वां दोस्त भी देख पाते हैं, जिसका नाम है गीसू। वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू है और एग्जाम्स में वो सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है, और तो और वो सीक्रेटली नायरोबी को पसंद किया करता था। दोस्तों, यहाँ पे हर कोई किसी न किसी को सीक्रेटली पसंद करता है, लेकिन हर कोई एक दूसरे से कहने से भी डरता है। तभी गीसू के पास चोई आया, जो गीसू को कहता है, मैं तुझे एक राज की बात बताने वाला हूँ। अभी तक इस चीज के बारे में ना तो मैंने नायरोबी को बताया, ना ह्यूंजा को और ना ही किम ग्यून को, तो इसीलिए तू अपना मुंह बंद ही रखना। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं, जो उन सबको अटेंटिव होने का कहकर सभी स्टूडेंट्स को एक सरप्राइज देते हैं। टीचर ने कहा, दोस्तों हमारी क्लास में एक ना होने वाला अजूबा हुआ है। अभी अभी जो पिछले सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है ना, उसका टॉपर कोई और नहीं बल्कि चोई ही है। चोई जिसे ABC तक नहीं आती, आखिर उसने इस एग्जाम में टॉप कैसे कर लिया। टीचर भी चोई की इस हरकत से काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन टीचर ने कहा, हो सकता है चोई सीक्रेटली पढ़ता हो और तुम सब लोगों को उल्लू बनाता हो, इसलिए कोई भी चोई की इस हरकत को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन तभी हमने देखा चोई को, जो लगातार अपने फोन पर ही देखे जा रहा था। उसके फोन पर उसी तरह के ऐप का मैसेज आया होता है, जिस ऐप को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा है। फिर सीन कट हुआ और हम देख पाते हैं चोई को, जो अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करके कहता है, देखो अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, प्लीज उसे ठंडे दिमाग से और जरा सेंस के साथ सुनना, एवं मुझ पे चढ़ने मत लग जाना। मैंने कल रात एक ऐप डाउनलोड किया था, जिस ऐप का नाम है गिरिगो ऐप। ये ऐप आपकी इच्छाएं पूरी करता है और मैंने इसके सामने एग्जाम्स में टॉप करने की इच्छा मांगी थी, और देखो आज रिजल्ट तुम्हारे सामने है। मगर चोई की ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हुंजा पहले से ही चिढ़ जाती है, क्योंकि हुंजा आज सुबह को लेकर चोई से नाराज थी। वो चोई को कहती है, देख भाई, मुझे लगता है तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है और तुम तो हमें भी पागल कर दोगे। आज गलती से तुम्हारे एग्जाम्स में अच्छे नंबर के आ
आगे तुम तो असलियत को ही भूलने लग गए हो भाई। मगर चोई कहता है प्लीज मेरी बात को सुन तो लो, ये ऐप कोई मामूली ऐप नहीं बल्कि बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है। चोई की बात सुनकर किम ग्यून इस ऐप को प्ले स्टोर और सोशल मीडिया पर सर्च करने लगा, लेकिन इस ऐप का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं होता। जिस पर चोई कहता है अरे ये ऐप खुद ब खुद ही मेरे मोबाइल में आ गया, जब मैंने भी तुम्हारी तरह इसे इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश की तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए मैं तुम्हें इसका लिंक सेंड कर देता हूँ। ऐप ऑन करते ही किस तरह तुम्हें अपनी इच्छा मांगनी है ये तुम्हें ऐप खुद बता देगा। मैंने भी कल रात मजाक मजाक में अपनी इच्छा मांग ली थी और देखो मेरी इच्छा का नतीजा आज तुम्हारे सामने है। मुझे तो लगता था कि मैं एग्जाम्स में पास तक नहीं होऊंगा, लेकिन इस ऐप ने मेरी बहुत मदद की है। तभी चोई इन सबको बताता है तुम्हें एक पेज पे अपना नाम, डेट और अपना ब्लड ग्रुप लिखकर इस ऐप का सेल्फी कैमरा ऑन करना है और फिर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो इससे मांग लेना, ये तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर देगा। उन सब की बातचीत के दौरान गीसू बड़ी हैरानी से चोई की ओर देख रहा होता है, क्योंकि गीसू खुद एक हैकर भी है और उसने आज तक इस तरह की ऐप और इस तरह की नॉनसेंस कभी नहीं देखी। तभी ह्यूंजा बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उठकर चोई को बुरा भला कहकर वहाँ से चली गई। उसके पीछे ही बाकी सब भी आ जाते हैं, लेकिन आखिरी पर नायरोबी रह गई। नायरोबी चोई को अपना छोटा भाई समझती थी, इसीलिए उसने चोई को समझाया देखो चोई आज के बाद इस तरह का मजाक मत करना। लेकिन तभी चोई देखता है कि उसके मोबाइल पर एक 24 घंटे का टाइमर शुरू हो चुका है, जिसे नायरोबी ने भी नोटिस कर लिया। मगर चोई इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे लगता है कि शायद ये अगली इच्छा मांगने का टाइमर होगा। तभी सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं एक वॉशरूम का सीन, जहाँ पर ह्यूंजा और नायरोबी लंच ब्रेक के बाद फ्रेश हो रही थी। बातों ही बातों में नायरोबी कहती है देखो तुम मेरी बहनों की तरह हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। मुझे किम ग्यून बहुत ज्यादा पसंद है और मेरा मन करता है कि मैं उसी से शादी करूँ। ये सुनकर तो अंदर ही अंदर ह्यूंजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन मुंह पर वो नायरोबी को कहती है तुम्हें किम ग्यून से अच्छे लड़के मिल जाएंगे। किम ग्यून तो इतना ज्यादा लापरवाह है कि उसे तो अपने शू लेसिस तक सही तरह बांधने नहीं आते, इसलिए तुम उसका पीछा करना छोड़ो और अपने करियर पर फोकस करो। इतना कहते ही ह्यूंजा और नायरोबी वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही ह्यूंजा ने कहा अच्छा नायरोबी तुम ये बताओ कि चोई की बर्थडे पार्टी पर तुम जा रही हो या नहीं जा रही, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा रही। मैं उसकी बर्थडे पार्टी पर कोई ना कोई बहाना बना दूंगी और कोई महंगा सा गिफ्ट अपनी जगह पर भेज दूंगी। मगर नायरोबी ने कहा ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो हमारा बचपन का दोस्त है। लेकिन तभी उनकी बातचीत के दौरान ही जब वो दोनों सीढ़ियां उतरने लगते हैं कि अगले ही पल वहाँ पर चोई खड़ा नजर आता है। चोई ने कहा मैंने सब कुछ सुन लिया और मुझे यकीन है कि तुम दोनों मेरे उस ऐप वाली बकवास को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो। प्लीज गुस्सा थूक दो और मेरी बर्थडे पार्टी पर जरूर आना। तभी ह्यूंजा कहती है हम भी मजाक कर रहे थे, भला ऐसा हो सकता है हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर ना आए। जिसे सुनते ही चोई की जान में जान आई और वो एक मर्तबा फिर से हंसने मुस्कुराने लगता है। फिर सीन कट हुआ और हम देख पाते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर चोई अब बहुत ही बुरी हालत में क्लास में बैठा होता है। लेकिन हमने देखा नायरोबी को, जिसकी नजर पड़ती है ह्यूंजा पर। ह्यूंजा लगातार किम ग्यून की ओर ही देखे जा रही थी। नायरोबी को तुरंत ही समझ आ गई कि शायद ह्यूंजा किम ग्यून को पसंद करती है, इसीलिए तो उसने नायरोबी को किम ग्यून से दूर रहने का बोला। लेकिन 2 घंटे बीत जाते हैं और चोई एकदम पुतले की तरह चुपचाप बैठा था। फिर तुरंत ही सीन कट हो जाता है और हम देख पाते हैं वेलेंट नाम की एक औरत को, जो एक जगह पर बैठी हुई कुछ रिचुअल सा कर रही थी। उसके सामने पत्थरों की एक छोटी सी ढेरी लगी हुई थी, जिस ढेरी में से एक व्हाइट कलर का सांप बाहर आता है। वो सांप पूरा ऊपर आकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। दरअसल ये सांप वेलेंट का पालतू सांप था और ये सांप कोई मामूली सांप नहीं, बल्कि ये सांप वेलेंट को बता देता है कि कब, कहाँ और कैसे बुरा होने वाला है। मगर इस मर्तबा उस सांप का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब था। वेलेंट तुरंत ही अपने पति जोंगडू के पास जाती है, जिसे वेलेंट ने सब कुछ बता दिया। जोंगडू तुरंत ही समझ गया कि वेलेंट आज से पहले इतनी ज्यादा परेशान कभी नहीं हुई, तो समझ लो मैटर बिल्कुल सीरियस है। वेलेंट कहती है इस मर्तबा हमें उस सांप ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि खतरा कितना बड़ा और कब आने वाला है। तभी वो सीन कट होता है और हम देख पाते हैं नायरोबी को, जो जंपिंग रेस की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसका मिशन था कि वो नेशनल टीम के अंदर सिलेक्ट हो पाए। वो बड़ी मेहनत से काफी अच्छा जंप लगाती है, लेकिन तभी उसके पीछे किम ग्यून भी जंप लगाने की कोशिश करता है। मगर जंप लगाने से पहले ही उसका पाँव मुचड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। दरअसल किम ग्यून बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो जंपिंग प्रैक्टिस करे, लेकिन वो नायरोबी के लिए यहाँ हर रोज मार खाने आ जाता है, क्योंकि उसे नायरोबी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था। तभी नायरोबी किम ग्यून की हालत देखकर उसके पास आई। नायरोबी ने कहा देखो अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो प्लीज अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। जितना टाइम मैं प्रैक्टिस करती हूँ उतना टाइम तुम घर जाकर सुकून कर सकते हो। लेकिन किम ग्यून नायरोबी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ भी कर सकता था। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं शाम को सभी स्टूडेंट्स एक जगह पर बैठकर कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पर चोई और गीसू भी एक जगह पर बैठे होते हैं, लेकिन गीसू ने नोटिस किया कि चोई लगातार अपनी एंजाइटी की पिल्स खा रहा है, यानी चोई को बहुत ज्यादा टेंशन और कोई ना कोई चीज सता रही है। इसी तरह
करते करते कुछ देर बीत गई, लेकिन तभी चोई के फोन पर और किसी का नहीं बल्कि नायरोबी का फोन आता है। चोई नायरोबी का फोन सुनने के लिए जैसे ही रूम से बाहर आया तो एक विंडो के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन विंडो पर अचानक किसी बिल्ली ने अटैक कर दिया, जिस वजह से चोई बहुत ज्यादा दहशत में आ गया। लेकिन तभी उसने सुना कि फोन में से नायरोबी, किम ग्यून और हुंजा के हंसने की आवाजें आ रही है। वो तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि चोई से बड़ा घटिया और बुद्धू इंसान आज तक उन्होंने नहीं देखा। चोई की बर्थडे पार्टी में वो जानबूझकर चोई की बेइज्जती करेंगे ताकि आज के बिना चोई उनसे अपनी दोस्ती तोड़ दे। और तो और चोई ने एग्जाम में टॉप क्या कर लिया, वो तो अपने आप को 30 मार्का समझने लगा। इस तरह के घटिया यार से दुश्मन अच्छे हैं। चोई ये सब कुछ अपने फोन से सुन रहा होता है, जिस चीज ने चोई की एंजाइटी में और भी ज्यादा इजाफा कर दिया। चोई को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या, लेकिन फिलहाल वो अपने आप पर काबू पाता है और वापस छुट्टी होने के बाद घर चला जाता है। जैसे ही सुबह हुई तो हम देख पाते हैं चोई को, जो लगातार अपने फोन पे चल रहे टाइमर को देख रहा था। जैसे ही फोन में समय 3 मिनट से कम रह जाता है, तब हर सेकंड पर एक टिक टिक की आवाज आने लगी, जिस आवाज की वजह से टीचर चोई को अपना फोन बंद करने का कहता है। लेकिन चोई तो एकदम बुत बनकर नीचे हेड डाउन करके बैठा था। किम ग्यून ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर चोई एकदम ढीठ बनकर लेटा रहा। सभी लोग ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। वो कुछ सोच पाते इससे पहले ही चोई अपने डेस्क पर से उठ जाता है और वो अजीब तरह से मुड़ने तुड़ने लगा। चोई को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और अगले ही पल वो बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके तुरंत बाद चोई ने अपनी जेब में से एक चाकू निकाला, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स उससे दूर हो जाते हैं। उसी चाकू से चोई अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी चोई को अपने आप पर जरा सा काबू था। सभी लोगों ने चोई को ऐसा करने से बहुत ज्यादा रोका, लेकिन चोई अब काफी गुस्से में आकर नायरोबी की ओर चाकू कर देता है। नायरोबी ये देख बहुत ज्यादा डर गई, मगर तभी चोई ने नायरोबी पर अटैक कर दिया। वो दोनों क्लासरूम का डोर तोड़कर बाहर गिरते हैं, मगर अभी भी चोई अपने फोन के टाइमर पर ही देखे जा रहा था। जब टाइमर 15 सेकंड के पास आया तो चोई अचानक से उठ खड़ा होता है। नायरोबी के लाख मना करने के बावजूद भी चोई ने वो चाकू तुरंत ही अपनी गर्दन में घुसेड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने गले को काटने लगता है। ये सारा नजारा नायरोबी और सभी क्लासमेट्स देख रहे थे और उनकी आंखों के सामने ही बेचारा चोई तड़प तड़प कर मारा गया। नायरोबी ने उसके गले को पकड़कर उसका खून रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और हमने देखा चोई के हाथ में मोबाइल फोन पर अब टाइमर 0 हो जाता है। यानी अगर आप इस ऐप से कोई विश मांगते हो तो टाइम आने पर जब वो विश पूरी होगी तभी मोबाइल पर 24 घंटे का टाइमर शुरू हो जाएगा। जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, वो ऐप आपको जान से मार ही डालेगा। इसी के साथ सीरीज का पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।